आप सभी को राम राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। आज मैं अपने गंतव्य की ओर जा रहा था और जैसा कि मेरा गला ख़राब है, आप सुन ही सकते हैं। और ऊना की तरफ आते हुए मैंने रवि जी को फ़ोन किया और इनसे इनका कीमती समय मांगा और इन्होंने मुझे अपना समय दिया। और रात के लगभग 11:30 बज चुके हैं और आज कुछ विषयों पर मेरा काफ़ी दिनों से मन था कि मैं इनसे कुछ डिस्कशन करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में जो चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं रवि रौणकर जी का भी जो मत है वो परिवर्तित हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि उसी चीज़ को आज हम थोड़ा सा आप लोगों के बीच में एकजुट भारत फाउंडेशन के जो पॉडकास्ट हम करते हैं, ताकि आप उन चीज़ों को समझ सकें जो कि समाज में कुछ लोग ही बोलना चाहते हैं। ना आपको शासन प्रशासन ना और किसी प्रकार की संस्था इन विषयों पर खुलकर बात करना चाहती है। तो रवि जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। जितेंद्र पठानिया भाई, पहले तो आपका बहुत 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 स्वागत है ऊना में, बहुत धन्यवाद। और वही समय कीमती है जो धर्म के काम आए, जो राष्ट्र के काम आए। तो बाजी हमारा समय कीमती नहीं है बाजी, आपका जो कार्य है वो कीमती है। नहीं, जो आप लोग कर रहे हैं, आप करते हैं वो बहुत एक ऐसा काम है जो कि हर किसी के बस का नहीं है। अच्छा रवि जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ। अभी आपने देखा होगा ऊना में बहुत बड़ी हलचलें चल रही हैं, तो हम हर चीज़ को तो डिस्कस नहीं करेंगे, पर हम बात करना चाहेंगे रोहित कटवाल जी की। ये रोहित कटवाल जी ने कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने गले में मरा हुआ सांप डाल लिया है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने विषयों को उठाया और जिस स्पीड से वो आगे बढ़े, और आज के डेट में वो कम से कम मुझे लगता है उनका जो पेज था वी हिमाचल वो भी हैक हो चुका है। उसमें कभी बैंकॉक की वीडियोस डल रही हैं, कहीं शॉपिंग करते हुए वीडियोस डल रही हैं। आपने शायद इस पे नजर नहीं डाली। हाँ, हो गया था, बताया था कटवाल। हाँ, फिर आप रोहित जी को किस वे में समाज के सामने एक बार, क्योंकि अभी आपका कुछ दिन पहले उनके साथ पॉडकास्ट आया था, तो क्या बोलना चाहिए? देखो, रोहित कटवाल जो है वो एसेट है हिमाचल प्रदेश का, और वो उस लड़के को हमने ग्रो करते हुए देखा है। पढ़ा लिखा है, बुद्धिमान है, डेयरिंग भी है और प्यार करता है हिमाचल प्रदेश से, बिल्कुल। और सनातन धर्म से भी प्यार करता है। उसका कंट्रीब्यूशन है इस समाज के लिए, बिल्कुल। तो मोटा मोटा जो मैं रोहित कटवाल का, और क्षत्रिय भी है, उसके अंदर एक जज्बा भी है लड़ने का, और वो संबंध रखता है, उनकी माताजी संबंध रखती हैं एक रॉयल फैमिली से, राजाओं के परिवार से हैं वो भी। तो सारे गुण हैं, तो पूर्वजों का बहुत बड़ा आशीर्वाद जो है रोहित कटवाल के ऊपर है। उन्होंने जो जिस तरीके से ये कार्य किया और जैसे हिलाया पूरे हिमाचल प्रदेश में, दूर दूर तक ख्याति उनको मिली। फिर क्या होता है कि जैसे कि जो व्यक्ति भी इस तरह के विषय उठाता है, और खास करके खनन के जो मेन विषय है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लोअर हिमाचल, आपकी वाली बेल्ट हो, नूरपुर वाली बेल्ट हो, चाहे ब्यास नदी के किनारे वाली, या यहाँ पर स्वां नदी, या फिर हमारी लोअर शिवालिक्स कंडी की जो रेंजेस हैं, हर जगह बाजी खनन चला हुआ है, और बहुत बड़े लेवल पर खनन चला हुआ है। ठीक है। तो रोहित कटवाल ने उस विषय को अत्यंत गंभीरता से उठाया, दिखाया, लेकिन क्योंकि ये अरबों रुपए की इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारे लोगों के हित जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने रोहित कटवाल को दबाने के लिए, और रोहित कटवाल स्वयं उनके चक्रव्यूह में फंसे भी। हालांकि वो अभी पिछले 1.5 महीने से वो उनके ऊपर पर्चा हुआ था, जो कि मुझे भी लगता है कि वो नाजायज था, बड़ा जायज पर्चा नहीं है, वो है सारा फर्जी केस ही है। हल्की सी वो टकराव हुई और उसको रोहित कटवाल को फिर भागना पड़ा, और पिछले 1.5 महीने से वो अपनी बेल एप्लीकेशन लिए यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। और मैंने उस वीडियो में ये कहा था कि भाई जी, जब समाज ये काम करता है ना, समाज की मंजूरी से सारा खनन हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि समाज ने नहीं करवाया, कुछ लोग करवाते हैं, नहीं, बहुत बड़े लेवल पर बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते हैं, और अक्रॉस द ग्लोब ये फिनोमिना चला हुआ है। तो जब ये टकराव होगा ना, तो रोहित कटवाल जैसा बेशकीमती हीरा जो है वो कहीं इन मसलों में, हाँ,
ये है। तो रवि जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। जी, जी। अभी मेरी आयु, अभी मैं जून में 40 वर्ष का हो गया हूँ, ठीक है। आप मुझसे शायद 1.5-2 वर्ष बड़े हैं और मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है, आप अभी भी जवान हैं, है ना? नहीं, तो मैं छोटी सी बात पूछना चाहूँगा। मैं 15-16 साल का था जब ये खनन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अच्छा जी। 2007-5 के आसपास, मतलब 1993 में क्रैशेस लगने शुरू हुए थे पंजाब में। बल्ले। डमटाल आपको पता, हब हाँ, वो हब दादा, हुआ वो तो करता। मैंने तब से उस टाइम पे देखा। हमारे हिमाचल वाली साइड नहीं इतना, बहुत प्रसिद्ध स्थान है। वहाँ तो सिर्फ ट्रालियों से निकालते थे। अरे वाह! परंतु क्या ये चीज़ आपको लगता है फीजिबल है इसके बारे में बोलना? क्या ये चीज़ कभी रुक पाएगी? देखिए, अधिक पैसा, बड़ा व्यापार और खनन जो है वो, उसको मैं कुंजी कहता हूँ विधानसभा की। हमारे बहुत सारे बंधु जो हैं वो खनन पे सवार होकर विधानसभा की कुर्सियों पर बैठ गए। मैं तो चलिए, क्या बोलना है बाजी, देखिए पैसा है दिस इज द मोस्ट सॉट आफ्टर व्यापार बिजनेस इन हिमाचल प्रदेश एंड नाउ इट इज आल्सो कंट्रोलिंग द पॉलिटिक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल। तो जो चीज सत्ता आपको देती हो, ताकत आपको देती हो, उसके ऊपर जैसे मैं भी उंगली उठाता हूँ, मैंने भी उंगली उठाई है और मैं भी कहता हूँ कि पहाड़ों की माइनिंग नहीं होनी चाहिए, रिवर माइनिंग जो है कभी बंद नहीं होने वाली, वो मैं भी कहता हूँ। तो उसके ऊपर तो भाई प्रत्येक व्यक्ति बोलता है, हर नेता की नजर है, हर पत्रकार की नजर है, हर एक्टिविस्ट की नजर है। और खनन माफिया भी सॉफ्ट टारगेट है, उसको कभी आप घेर सकते हैं। आप यहाँ से निकलिए, नदी में घुसिए, पहाड़ के ऊपर जाइए, वहाँ जेसीबी लगी है, वहां पर लगे। तो ये इसलिए बाजी, इजी मनी है, इजी टारगेट, इजी मनी है, इजी टारगेट भी है और बहुत बड़ा व्यापार है, पैसा बहुत बड़ा है। अच्छा, अब चलिए, ये हमने डिस्कशन किया रोहित गटवाल जी, खनन, जी। और समाज की इन्वॉल्वमेंट भी आपने बता दी कि जी, समाज ही करवाता है, बेनिफिट लेता है, समाज बेनिफिट लेता है। और जब नुकसान होता है तो फिर चिल्लाता है, फिर चिल्लाता है, हाय ओए रब्बा मर गए, फिर ऐसा करता है। ये हर जगह। अगली जो बात, आज मैंने एक वैसे ही एनालाइज कर रहा था, मेरे साथ ही ये चीज़ घटित हुई है, मैं आपको बताऊंगा डिटेल में क्या हुआ था। परंतु आपको लगता है कि भारत में शिकायत करता बनना अपने लिए मुसीबत लेने के बराबर है? कि अगर आप किसी के खिलाफ कंप्लेंट करते हैं, पहले तो कंप्लेंट होती नहीं है, अगर बाई चांस हो जाए तो उस पर कार्रवाई ऐसे की जाती है कि आपने ही जुर्म किया है और आप गलती कर रहे हो किसी की शिकायत कर कर। तो आपको क्या लगता है कि शिकायत करता ही परेशान हो जाता है हमारे इस जो भाई माफिया ग्लोब की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि एक शब्द यूज करते हैं डीप स्टेट, कि एक ऐसा राज्य के भीतर एक ऐसा राज्य जो असल में सरकार और राज्य को चलाता है, लेकिन वो अदृश्य रहता है। वैसे ही हिमाचल प्रदेश जो है वो पिछले लगभग 15 साल से माफिया स्टेट है, बन चुकी है या बन रही है या बन जाएगी नहीं। हिमाचल is a mafia state. Mafia state means few people rule it. वो इसके सारे जो रिसोर्सेज है उसके ऊपर काबिज है। वो इसकी ऐसी नीतियां बना रहे हैं जिससे कि हिमाचल बर्बाद हो जाए। वो इसका अत्यधिक दोहन करते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कोई भी संसाधन ना छोड़ें। और फिर जब ये 2 नंबर का ये धन कमाते हैं, माफिया कमाता है, तो उस धन की गति जो है फिर वो बड़ी खराब होती है। वो भोग विलास, ऐश्वर्य, वैश्यवृत्ति, होटल इंडस्ट्री, अयाशी इंडस्ट्री, ठीक है, फिर उस तरफ बढ़ते हैं। तो भाई जब तो आप लोग किसी के भोग विलास, ऐश्वर्य, मौज मस्ती, अयाशी, राजभोग, राजयोग, उसमें अगर आप बाधा डालेंगे शिकायत करके, तो आप आंख का किरकिरा बन जाते हैं माफिया के। और फिर माफिया जो है फिर आपको टारगेट करता है। अब जमाना बहुत खराब आ चुका भाजी, अंग्रेजों जैसा जमाना आ चुका है, जैसी हमने ब्रिटिशर्स के टाइम में देखा था, सेम। क्योंकि हमारा जो मॉडल है, हमारा जो गवर्नेंस का मॉडल है, वो अंग्रेजों का है। वो विदेशियों की सस्ती नकल मारकर बनाया गया घटिया कानून के ऊपर बना हुआ एक घटिया सिस्टम है, जिसमें हम कहते तो बहुत कुछ है। अंग्रेजों का ही कानून इस्तेमाल कर रहे हैं, अंग्रेजों का ही कानून इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां अंग्रेजों को हाँ, जो कि गुलाम बनाता है, जो समाज को गुलाम बनाने की तरफ बढ़ता है। और आज हम पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, अभी जो है हम माफिया के गुलाम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो शिकायत करता इनको हजम नहीं होगा। हाँ, तो मैं आज आपको अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। मुझे आज अपने किसी विभाग से फ़ोन आया, उन्होंने कहा आपने ऐसे शिकायत डाली हुई है। मैंने कहा हाँ जी शिकायत डाली हुई है।
तो कह रहे हैं आपके बयान करने हैं और आप फटाफट हमारे पास हमारे दफ्तर पहुंचिए। अब मैंने उन्हें कहा कि यार शिकायतकर्ता मैं हूँ, आप मुझे मेरे बयान करने के लिए बुला रहे हैं। ऑलरेडी मैंने एप्लीकेशन दी हुई है, उसमें मेरा सारा बयान है, उसमें जो रिपोर्ट गई है वो दी गई है। आप क्या बयान लेना चाहते हैं कि क्या मैं जो मैंने शिकायत दर्ज करवाई है क्या मैं उसे वापस ले लूँ? यही बयान होंगे? आप ये कह सकते हैं कि मेरी शिकायत को मेरा बयान माना जाए। बाकी ऐसा है कि जो उस शिकायत में चीजें रह गई है ना भाजी, रवि जी, वो आपको लिखा देनी चाहिए। हमें तो जानकारी है इन विषयों की, जिस गरीब को जानकारी नहीं है उसकी कौन सुनता है? मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा, क्या बात है भाई, मैं आप पूरे उस सिस्टम को बता रहा हूँ कि एक गरीब को जब आप बोलते हो कि पुलिस स्टेशन चला जा, वो आपको ढूंढेगा रवि जी मेरे साथ चलिए, वो मुझे ढूंढेगा जितेंद्र जी मेरे साथ चलिए। क्या सिस्टम इतना इजी टू एक्सेस नहीं होना चाहिए कि कोई भी गरीब उठे और उसको कोई परेशान कर रहा था जाके पुलिस स्टेशन में जाके अपनी दरख्वास्त लगा सके? क्योंकि जब तक उसके पीछे बड़ा हाथ नहीं होगा तो ना उसके पुलिस स्टेशन उसको घुसने नहीं देते। भाई आप देखिए कि रोहित कटवाल जैसा इतना ओजस्वी बालक बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल भाग रहा है 1.5 महीने से, ठीक है। हालांकि वो आएगा, मेरे को लगता है सुप्रीम कोर्ट उसे राहत दे देगा। भाजी असंवेदनशील, अज्ञानी, अंधकारी लोग जब इस तंत्र में आ जाते हैं तो वो गिद्ध बन जाते हैं, वो कोल्ड ब्लडेड हो जाते हैं। वो रेप विक्टिम के साथ, जैसे कि बच्ची के साथ रेप हो जाए तो वहां मांडवाली कर लेते हैं, उसकी इज्जत को बेच डालते हैं। किसी का कत्ल हो गया उसको एक्सीडेंट बता सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। आप देखिए कि हम एक पॉलिटिशियन की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, आजकल सुन भी रहे हैं, वो है राजा वीरभद्र सिंह, स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह। लेकिन ये भी पुख्ता रिपोर्ट है कि जो बेटी कोटखाई में जो उस बच्ची के साथ दुराचार हुआ था, बाद में हत्या हो गई थी, जिसे कि गुड़िया रेप एंड मर्डर केस के नाम से जाना जाता है। पूरा हिमाचल पाजी सड़कों पर आया, पर वो पूरा इलाका गर्म हो गया, इतना कुछ हो गया। लेकिन क्या पॉलिटिशियंस ने बलात्कारियों पे आंच आने दी? नहीं। फिर वो छोड़िए, अभी विमल नेगी का केस आ रहा है, सारेआम पेन ड्राइव डिलीट की, बेशर्म है बाजी। सिस्टम विमल नेगी नहीं बचा, इतना बड़ा अफसर नहीं बचा, ठीक है। सीबीआई भी बाजी गुड़िया केस में उन्होंने एंड में क्या मिला उनको? पुलिस अधिकारी जैदी एंड कंपनी को उन्होंने एंटर किया। बट मेरे को रवि जी ये तो हाई प्रोफाइल केस है। आपने बोला कि आम आदमी पाजी कहीं न्याय नहीं है, वो तो मैंने देख लिया सिस्टम में रहते हुए 4 साल 5 साल मुझे भी पॉलिटिक्स में हो गया, तो मैंने बहुत सी चीज़ें देखी सीखी। और अच्छा लगता है कि जब हमारे जैसे व्यक्ति राजनीति में आ जाते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें समझते हैं कि जो कि शायद हमने कभी सोचा भी नहीं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, राजनीति एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है रवि जी। हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। और मेरा हमेशा यही रहता है कि हम चलो कोई पॉलिटिशियन है क्या है, हम उसके बारे में डिस्कस ना ही करें तो मुझे लगता है कि विल बी ऑन अ सेफर। आप बोल नहीं सकते, नहीं बोलने की बात नहीं कर रहा, शरियाम नहीं बोल सकते, सिस्टम में तो रहना ना भाई जी, सिस्टम में तो रहना ही है, सिस्टम में रहना ही है। आपको क्या लगता है क्रांतिकारी बनना क्या हम जैसे लोगों की सेहत के लिए अच्छा है? और समाज तो चाह रहा है कि यार भगत सिंह हो पर मेरे घर ना हो, पड़ोसी घर हो जाए। रवि रौणकर बोले, पर रवि रौणकर को जब जरूरत पड़े तो हमारा बच्चा ना आगे जाए, क्योंकि हमारे बच्चे पे FIR भी हो सकती है, फिर हम कहाँ उसकी जमानत कराते फिरेंगे, है ना। तो ये सिस्टम को बदलना है, तो इसका शॉर्टकट क्या है? मतलब शॉर्टकट आप बताइए, मतलब वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पाजी मुझे लगता है कि अंग्रेजों से लड़ना जो था वो आसान था, क्योंकि हमें उस समय एक क्लियर पता था कि पता लगता था कि शत्रु कौन है, नंबर 1। और ये कहा जाता है बहुत सारे सोर्सेस से मैंने जो पढ़ा है वो ये था कि जब भारत से अंग्रेज फाइनली गए तो 1 लाख लोग हम पूरे भारतीयों के ऊपर राज करते थे। आप देखिए कि जब उन्होंने 1849 के आसपास की बात है शायद, जो सिख एंग्लो वार हुई थी, उसमें हमारे भारतीय जो यूपी और बिहार के जो लोग थे वो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहे थे, यानी कि उसका मेन कंपोनेंट वही थे। तो हम भारतीयों ने अंग्रेजी अफसरों के पीछे लगकर अपने देश को स्वयं गुलाम बनाया था। उससे पहले जो इस्लामिक और जिहादी आक्रांता आए थे उस समय भी हम पूरी दुनिया के सिरमौर थे, लेकिन फिर भी हम
बाहरी शक्तियों से क्या बने, गुलाम बने। गुलाम है। अब क्योंकि बाहरी शक्तियां जा चुकी हैं, चाहे आप रेवेन्यू की बात करें, चाहे आप हमारे सिलेबस की बात करें, चाहे हम इतिहास की बात करें, हमने विदेशी आक्रांताओं के, हम दो तरह की गुलामी हमने झेली है, एक इस्लामिक गुलामी और एक ईसाइयत की गुलामी। बिल्कुल। जो ब्रिटिशर्स थे बेसिकली वो पैसे के लिए नहीं उस समय आए थे, उनका मेन मोटिव था कि चर्च के कार्य को पूरी दुनिया में फैलाना। ठीक है जी, वो चर्च के एक दूत की तरह वो आए थे और उन्होंने यहाँ पर अपना फैलाव किया। तो हम दो विदेशी विचारधाराओं के गुलाम रहे और हमारा जो तंत्र है, आप देखिए कि उर्दू तो यहाँ भी पढ़ाई जा रही थी हिमाचल में, हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड अभी भी उर्दू में ही है। गोपाल कपूर जी ने कहा भी है कि उर्दू लैंग्वेज जिहाद का बारे में उन्होंने कहा है। पुलिस केस हो तो आप उसमें तो जो तंत्र है, जो सिस्टम है, जैसे कश्मीर फाइल्स मूवी में कहा गया था कि भैया सरकार चाहे तेरी है लेकिन सिस्टम मेरा, कुछ ऐसी को बात कही थी। तो सिस्टम आज भी विदेशियों का ही है भाई जी। तो इस सिस्टम में हम अपना डोमेस्टिक कोई चेतना पुंज अभी तक क्रिएट नहीं कर पाए हैं। 11 साल से तथाकथित हिंदूवादी सरकार बैठी है, लेकिन हमने ब्राजील को गौ हत्या के मामले में हमने उनको अब पछाड़ दिया है। तो पिछले 11-12 साल के अंदर भी गौ माता कट रही है। तो धरातल के ऊपर पाजी कई बातें हुई होंगी, लेकिन एज अ हिंदू या फिर सनातनी हम नजरिए से देखें, ठीक है, तो हम पिछड़ रहे हैं पाजी। मैं फिर ऐसे आपका और मेरा इस बात पे बहुत बड़ा मतभेद रहता है कि कहीं ना कहीं आप आलोचक रहे हैं मोदी जी के किसी न किसी विषय पर। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ, जब मोदी जी ने कहा था कि 400 पार, तब हिंदुओं ने 240 के आसपास निपटा दिया। अब अगली बार वो 300 बार बोलेंगे तो मोदी जी को 150 के आसपास निपटा देंगे। अगली शासन सरकार जो आएगी, आपको क्या लगता है कि वो ये गौ हत्या पे कानून बनाएगी, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेगी? हिंदू कब समझेगा कि राजनीति का इस्तेमाल उनको मारने के लिए किया जा रहा है? मैं ये अब अच्छा चलिए हम बात करते हैं गोदी मीडिया की। आप मीडिया को गोदी मीडिया मानते हैं कि नहीं मानते, ये बताइए। मुझे लोग गोदी मीडिया कहते हैं, आप वो छोड़िए बात। अब मैं ये बात अगर मेरे जैसा गोदी मीडिया तो गोदी मीडिया ठीक है। बात बताता हूँ, जो राष्ट्र और धर्म की बात करेगा वो गोदी मीडिया है। चाहे आप मोदी जी के एंटी बोलिए, आप कुछ भी बोलिए, परंतु जिस दिन आपने राष्ट्र और धर्म के परिप्रेक्ष्य पे बात करनी शुरू कर दी तो आपको गोदी मीडिया कह दिया जाएगा एक विशेष वर्ग के द्वारा। अब मैं आपको बताता हूँ 2014 के भारत का और आज के भारत का अंतर। अगर आपने 2014 से पहले अखबारों में खबरें लगती हुई देखी हैं कि दो समुदायों के बीच हुआ टकराव, चाहे वहाँ हिंदू मर रहा है, पिस रहा है, वहाँ पे कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं लिखा जाता था। आपने ये बात नोट करी थी? इस पे एनडीटीवी के रवीश कुमार ने स्टेटमेंट दी गई है कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शंस होती थी कि अगर कहीं पर भी दंगा फसाद हो रहा है, चाहे हिंदू मारा जा रहा है, चाहे मुसलमान मारा जा रहा है, आपने उस खबर को इस परिप्रेक्ष्य में नहीं चलाना कि हिंदू मुसलमान दंगा, वो आपने दो समुदाय लिखने हैं। फिर 2014 से पहले आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि किस प्रकार से कहीं बम फट रहा है और कहीं आतंकवादी षड्यंत्र रचा जा रहा है तो उसको खुले तौर पर नहीं बोला जाता। वो छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जब 26/11 का हमला हुआ है उस टाइम पे एक न्यूज़ चैनल ने, मैं खुद वो न्यूज़ चैनल उस वक्त देख रहा था, वहाँ पे खबर आई थी लाल बैकग्राउंड सफ़ेद अक्षरों में कि डेविड हेडली जब भारत आया था तो वह किसी मुंबई में किसी सेलिब्रिटी नहीं नेता के पास रुका था। अच्छा। और वो फ्लैश होने के बाद वो खबर दोबारा नहीं चली। अच्छा। और मैं आपको कह रहा हूँ कि आतंकवाद और राजनीति का भारत में संबंध रहा है और ये संबंध 2014 के बाद निकलने शुरू हुआ। अब ये जो बिहार का शहाबुद्दीन, जो ये दो भाई मारे गए, अतीक अहमद, इनका इतना बड़ा साम्राज्य किस देश में बना, जिस देश में कहा जाता है कि मुस्लिम खतरे में? बदमाशों के आप नाम गिनवा लीजिए, डॉन्स के आप नाम गिनवा लीजिए, सारे मुसलमान। अब अगर सफाई अभियान शुरू हुआ है आतंकवादियों का, जिहादियों का, जो ये गुंडे बने फिर रहे थे, तो उनको कहा जा रहा है कि ये लोग अल्पसंख्यकों पर जुल्म कर रहे हैं। तो 2014 से पहले और 2014 के बाद के भारत में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए,
गाय को काटा जा रहा है, बीफ में बफेलो आती है, और बीफ को हमारे यहाँ पे देखिए नॉर्थ ईस्ट में खाने का कल्चर और है। मैं इस परिप्रेक्ष्य में कभी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि जो देसी गाय है वो तो रही नहीं हमारे समाज में, जिसको हम गौ माता, अब अंग्रेजी गाय को तो हम माता बोलते नहीं है, ये तो आपको पता है, और देसी गाय है कहाँ हमें तो यही नहीं पता। ठीक है। तो हिंदू को भ्रमित करना बहुत आसान है। हिंदू को आप ये बोलो कि आटा भाजी, 2 रुपए महंगा हो गया तो आपने कुछ नहीं करना है। हिंदू अपना वोट बदल देगा। आप हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में जितनी भी गौ हत्या की घटनाएं हुई हैं, आप उसमें देख लीजिए कि वो कौन सा वंश है। एक मेरा उसमें कहना ये मैं बताता हूँ, उसमें ये कह दिया था कि ये तो किसी पागल ने कर दिया होगा, कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति होगा, ठीक है भाई, भाई मैं ये कह रहा हूँ कि गौ हत्या नहीं रुकी है भारत के अंदर, जबकि 1966 की बात है शायद, जब इंदिरा के विरुद्ध जनसंघ का आंदोलन था। जनसंघ मीन्स नाउ टुडेज भाजपा। वो छोड़िए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अब क्योंकि जिहादी पिछले कई सदियों से इस पूरी धरती को कब्जाने में लगे हुए हैं, तो जैसे जैसे समय आता है पाजी वो अपनी स्ट्रेटेजी बदलते रहते हैं। अब उनको बम फोड़ने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने क्या कहा था कि लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। अब स्ट्रेटेजी चेंज हो चुकी है। जैसे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी या पूरी दुनिया के जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं, आप देखिए कि जब भी वो किसी मंच पर बैठते हैं तो 2-3 बातों के अलावा कोई बात नहीं होती। सबसे पहली बात क्या हो रही है? ट्रेड, पैसा, इकोनॉमी। फिर आप देखिए कि भारतवर्ष के अंदर हमारे व्यापार के ऊपर आप हिमाचल में देख लीजिए, सुक्खू जी ने कहा था 3%, 97% कहा ना कि हिंदू पॉपुलेशन है, 97% है, उस हिसाब से मुस्लिम पॉपुलेशन या फिर अदर पॉपुलेशन हुई 3%। पर अब आप व्यापार पर कब्जा देखिए, आप दूध के व्यापार का कब्जा देखिए, कपड़े के व्यापार पर कब्जा देखिए, ठीक है, टेलरिंग के व्यापार पर कब्जा देखिए। आप देखिए कि हमारी सब्जियों और फलों को खरीदने वाले आप देखिए कौन है, फेरी वाले कौन है। तो उससे हम ये पाते हैं कि वो उन्होंने स्ट्रेटेजी बदल दी है। अब आपने कहा वायलेंस की बात, अब तो लो लेवल स्कैटर्ड वायलेंस हो रही है। नहीं, मैं आपको अब बम नहीं फूट रहे, बम फूटने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई बात बताता हूँ, आपने ये बात बोली कि ये जो अभी ज्यादा फैला दूध पे कब्जा ये पहले भी था। अब फर्क ये बढ़ गया कि अगर आप स्कैन करके किसी के बिजनेस को आप पेमेंट कर रहे हैं तो वहां पे आ जाता है नाम कि अब्दुल रशीद है या नहीं भाजी। 14 में क्या होता है, 14 के अंदर हिंदू को लगता है कि मेरा तारणहार आ गया और जिहादियों को लगता है कि मेरा शत्रु आ गया। जिन्होंने तारणहार माना वो निद्रा में गए, वो निद्रा में हैं, पहले माना निद्रा में है। लेकिन भाई जी आप ये देखिए कि मैं तब कॉलेज में पढ़ता था, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बात है, हमने तब देखा एक सपना कि अब गुजरात से कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो हिंदू राष्ट्र बना के हटेगा। आप कब पढ़ते थे कॉलेज में? ठीक है, मैं दोबा कॉलेज में था तब। कब? सन मतलब 2000 से लेके मैं 2005 तक। 2005 और 2000 के बीच। हाँ, उस टाइम तो मतलब हिंदुत्व का नाम लेना भी। अरे मैं आपको बताता हूँ, उस समय हिंदुत्व के ऊपर हमने एक वीडियो देखा। उस समय जय श्री राम बोलने मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए संघ मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैंने एक बार 2011 की बात है, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ ना। 2005 बाजी हिंदू बहुत खतरनाक था उस समय खतरनाक था, बहुत खतरनाक था उस समय बाजी। अगर हमारे एक हिंदू पे हाथ होता था तो हिंदू 10 को तो बाला साहब ठाकरे से लीडर होते थे। लेकिन अब क्या है, अब आप देखिए कि अश्विनी उपाध्याय बोल रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे हैं, भाजपा के बंदे स्वयं बोल रहे हैं कि इतने जिलों में ये हो रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा जो कांग्रेस से आए हैं वो डरे हुए हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, लड़ रहा बंदा, लेकिन क्या बोल रहा है, उसको ये बोलना पड़ गया भैया मुल्ला का वोट नहीं चाहिए, उसको बोलना पड़ गया। उस पर पाबंदी नहीं लगाई भाजपा ने। मैं क्या कह रहा हूँ, भाजपा भी जानती है ये बात। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो भाजपा नहीं तो हम किसको सपोर्ट कर सकते हैं? हम इसका उत्तर दे दीजिए एक बार। पाजी यही तो विडंबना है कि भाजपा के अलावा तो उसका आप अगर आप उसका हम उनका आलोचना नहीं करते। ये तो आपने पूछ लिया। मैं बड़े कम आलोचना करता हूँ, मैं तो बंद कमरे में करता हूँ, कैमरे पे तो बहुत कम। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो हमारे भटके हुए हिंदू हैं उनको कहीं ना कहीं लगता है कि भाजपा ऐसी, तो हमें कांग्रेस को वोट दे देना चाहिए या हमें सीपीआई को। मैं ये नहीं कहता, तीनों पार्टियों में अच्छे लीडर। देखिए आपने भी देखा होगा कई कांग्रेस के लीडर्स ने भाजपा में स्विच करा है। हाँ किया। उन्होंने अपनी विचार ना सामदान दंड भेद है। किसी ने ईडी से किया, किसी ने स्वेच्छा से किया, किसी ने हिंदुत्व के लिए किया। मैं रवि जी आपकी बात मान रहा हूँ, किसी ने मोदी जी के। मैं
उस प्रिज्मा के ऊपर किया। अच्छा, आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, जो आपने ये तंत्र के बारे में बात करी कि यहाँ पे अभी आपने यूरोप में देखा क्या हो रहा है, मिलान में, खत्म, इटली में खत्म, मेलानी जो उनकी खत्म। जो राष्ट्रपति है, यही प्रोपेगेंडा, यही सिस्टम है। उसने बेचारी ने फिलिस्तीन को एक पूर्ण राष्ट्र का दर्जा देने से मना कर दिया। हाँ। आज वहां दंगे हो रहे हैं। हाँ। अब आपने जेंजी का प्रोग्राम देखा नेपाल में, हाँ। वही प्रोग्राम का छोटा सा कैटेगराइज करके लद्दाख में शुरू हो चुका है। चलो लद्दाखी कर देते हैं, लद्दाखी पहले से ऐसे है, लद्दाखी कर रहे हैं, सभी करते हैं भाजी, पहले भी होते रहे माड़ा मोटा। नहीं अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये लद्दाख से फैलता फैलता इस तरफ आएगा। अभी पंजाब रह गया है। हाँ। आपका ऊना ज्यादा दूर नहीं भाजी। पंजाब के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, सन 2000 और 2005 के भीतर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस समय संघ के जो प्रचारक थे, उस समय संघ की जो फोर्स थी, क्या अद्भुत लोग थे, क्योंकि तब इतनी सत्ता उनको स्वाद नहीं चखा था। ठीक है, तब हमें संघ के प्रचारकों ने ही हमें बताया, हमें एजुकेट किया कि अब जिहादी जो है, अब भारत और पाकिस्तान सीमा पर इकट्ठा होने वाले हैं। कब? आज से 20-25 साल पुरानी बात है। और इसके गवाह जो हैं, मेरे कई मित्र हैं दोबा कॉलेज में, वो जानते हैं कि हम ये डिस्कशन किया करते थे। संघ के की आंखों के सामने, नाक के नीचे, लगभग आज के समय में पंजाब के अंदर 70 लाख विधर्मी हैं, जिसमें कि लगभग 50% जो है क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, 50% जो मोहम्मदन पॉपुलेशन है। सो 1947 से पहले का पंजाब जो है वो अब हमें दिखाई दे रहा है। अब तो सिख जत्थेबंदियां, नीलियां फौजा भी कहने लग पई हैं कि भाई साहब तुर्क जड़ा है वो बलवती हो रहा, और ऊपर से पंजाब की पंजाबी भाषा को पाकिस्तानियों ने सॉफ्ट पावर बनाया। अब आप पंजाब की जो फिल्म्स हैं, आप उसके अंदर देखेंगे कि सॉफ्ट तरीके से वो इस्लाम को डाल रहे हैं। तो भाई जी, अब मैं एक बात बताइए, राजनीति की, मैं आप मुझे एक बात बताइए, 1984 में जो हुआ, जो हिंदू सिख दंगे बोले आते हैं, मेरे हिसाब से नहीं, सिख कत्लेआम है वो। फिर सिख नरसंहार कहा जाए उसे, दंगे नहीं, उसको हिंदू सिख कहा जाए या कांग्रेस सिख कहा जाए? ना, वो भारत सरकार द्वारा प्रायोजित नरसंहार था, सिखों का नरसंहार। राजीव गांधी, बूचड़ राजीव गांधी ने करवाया था। उसके बाद भी अभी तक भाजपा की वहां एक बार भी सरकार नहीं बनी। कांग्रेस की सरकार वहां बनती है पंजाब में। हाँ। किस कारण क्या रहा? सिखों को समझ नहीं आया कि किसने करवाया था 1984 के दंगे? बस भाई जी, मैं वही कह रहा हूँ कि अकाली ने उसका बेनिफिट उठाया, लेकिन अकाली जो थे वो भी शामिल थे, कांग्रेस भी शामिल थी। मैं इसलिए ISI और भारत को तोड़ने वाली एजेंसीज 84 के बाद पाजी भाजपा को उन्होंने, संघ को उन्होंने शत्रु बना दिया सिखों का, और कांग्रेस को मित्र बना दिया। ये सिद्धू मूसेवाला जाने से पहले ये बात कह चुका है कि यार तुम लोगों ने भाई जसवंत सिंह खालड़ा की पत्नी को हरा दिया, इतना बड़ा संत उनका हुआ, वो मैं उसको संत ही कहूंगा। उस व्यक्ति ने बताया कि हमारे जो 40-50 हजार नौजवान जो हैं वो किस प्रकार से काट काट के नदियों में फेंके गए, उनके वो रिकॉर्ड बनाता था, वो शमशान घाटों के ऊपर जाके बनाता था। उसने उन मृत लड़कों की सूची बनाई, उसकी पत्नी हार गई। क्या लोगों को साजिशें समझ आती हैं कि जो छोटी छोटी चीजें आज की जा रही हैं, 1984 में जो हुआ, अगर वही चीज हिंदुओं के साथ हुई होती तो हिंदू शायद भूल गया होता। तो 1990 भूल गए, कश्मीर से भगाए गए। तब मेरी माता जी कहती थी ये कश्मीरी पंडित डरपोक थे, भाग आए वहां से। इसके ऊपर तो भाई मैं क्या बोलूं, कश्मीरी पंडित क्योंकि बहुत माइक्रो माइनॉरिटी है। मैं ये बात नहीं माइक्रो तो वो भी है, वो भी 2% भी नहीं है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि कश्मीरियों ने, कश्मीरी पंडित तो ज्यादा होंगे। कारण पता क्या भाई? पंडित तो ज्यादा होंगे सिखों से। हाँ, नहीं, पंडित 12% है पलायन करने वाले। नहीं, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ। हाँ, बहुत होंगे, फिर बहुत होंगे, वो तो है ही भाई। परशुरामनी में दिखा मेरे 2 भाई मर रहे हैं और 4 भाई खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, ये वो वाली बात होती है। हाँ जी, अगर वहाँ पे 100 लोगों ने भी, क्योंकि गांधी का वायरस हमारे ब्लड में घुसा दिया गया। देखिए, जब सत्य अहिंसा टाइप डलवा दिया गया। इतिहास ही गलत पढ़ेंगे तो इतिहास गलत पढ़ेंगे भाजी, तो ऐसे ही होगा। लेकिन ये अब चलिए, हो सकता है हमारे दर्शकों को ये बात समझ आई हो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, कि साजिशें हमारे समाज में रची गई, हमारे समाज को वो चीजें खिला दी गई जिनका असर 50-50 साल हमारे दिमागों से हटे ही नहीं रहा। भाजी, आप मेरे से मिलने आए, आप
जितेंद्र सिंह पठानिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपका शस्त्र कहाँ है? क्षत्रिय से तो शस्त्र छीन लिए गए। मेरा तो मैं ये कहना चाहता हूँ कुछ क्षत्रियों के पास अभी भी शस्त्र हैं, माना है, तो वही है कि परंतु मैं आपसे एक सवाल भाई इस्तेमाल नहीं करते ना। सवाल यही पूछना चाहूंगा रवि जी, आज मजा आया आपसे डिबेट करके। मैं एक बात कहूंगा एंड में। नहीं, मैं आपसे जो भी प्रश्न, मैं पार्लियामेंट की एक बात कहना चाहता हूँ बस। आप मुझे एक बात बताइए, आपके इस प्रश्न के बाद 2010 मतलब मेरे को जहाँ तक याद है 2005 से लंदन में ये शरिया लॉ को लेकर प्रोटेस्ट शुरू हुए। शरिया लॉ होता है मुस्लिम्स में, एक कानून है जिसमें हाथ काट दो, गर्दन का। हाँ, इनका अपना इस्लामी कानून है, तो वो कबीला ये लोगों का 2005 में शुरू हुआ था। आज की डेट में आप नॉर्वे, पोलैंड इज सेफ, पोलैंड ने मना कर दिया था कि हम किसी को नहीं लेंगे। पूरा यूरोप इटली हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, यहाँ आए दिन दंगे हो रहे हैं। अंग्रेज बेचारे सुअर ले लेके चल रहे हैं अपने साथ कि हमें कोई जहाज नहीं छेड़ी। वो अभी वो परसों एक साउथ कोरियन है, उसने यहाँ पे सुअर का मांस लटका रखा है, लेडीज लेके जा रही स्विमिंग पूल में नहा रही है। वो कह रहा है कि गोपाल कपूर भाई जी ने भी यही चीजें बताई। वो कह रहा है कि वो हमारा सर तन से जुदा ना करते, इसलिए हमने ये लटका रखा है कि वो उसका हाथ लग गया तो वो अपने आप बोलेगा मैं तो हराम हो गया, सॉरी गाली दे दी मैंने। परंतु आप स्वयं सोचिए, अंग्रेजों को सुअर साथ लेके चलने पड़ रहे हैं। उन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी शरणार्थियों को लेकर। जितना आतंकवादी था सब यूरोप में घुस गया। स्त्रियां उनकी अपने घरों में ही हैं जहाँ के थे। यहाँ आके वो अंग्रेजों की स्त्रियों पर नजर रख रहे हैं। पाकिस्तानियों ने 2 लाख से अधिक 13-12 साल की बच्चियों के साथ 50 रेप सिखों की लड़कियां बहुत सिखों की लड़कियों के साथ रेप किया है। खान प्रोजेक्ट चलता था जैसे यहाँ पे लव जिहाद है, वहाँ पे भी कई प्रकार के प्रोपेगेंडा चल रहे हैं। तो इस पे आप समाज को एक ऐसा परिप्रेक्ष्य दिखाइए जो शायद मैं या आप अभी तक ना समझा पाए हो, कि दया भावना उतनी होनी चाहिए कि आपकी आने वाली पीढ़ी के सर ना कटे। देखिए, हमारे पूर्वजों ने कभी भी इस्लाम को कोई धर्म नहीं माना है, ठीक है। तो हमें लगता है कि क्योंकि 47 के अंदर इस्लाम अपने हिस्से की जमीन ले चुका है, तो भारत सरकार को चीन की पॉलिसी अपनाते हुए इस्लाम को धर्म की कैटेगरी से अलग करना पड़ेगा। एक नंबर 1। नंबर 2, जब आपको लैंड दे दिया तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की इस्लामिक शिक्षा, इस्लामिक पूजा पाठ, इस्लामिक इबादत, इसकी मंजूरी नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर यदि हम ऐसा करते हैं तो ही हम जीवित रहेंगे, इसके अलावा कोई चारा बचा नहीं है। आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, कल को एफआईआर आएगी आपके हाथ में। बहुत अरे एफआईआर किस पे आएगी? ये मेरा राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। नहीं, आपको ये मेरा एक विचार है। आपको आजादी नहीं है, नहीं, इतनी अब मोदी राज में अगर आजादी नहीं है फिर तो आप बता दीजिए, फिर आप किसका डिपेंड कर रहे हैं? मोदी राज में मोदी हर जगह थोड़ी आएगा। देखिए 2013 में पठानी बाजी, ये मैं आप पहले बताना चाह रहा था, 2013 में ओवर द नाइट कांग्रेस पार्टी, जो कि अभी मुस्लिम लीग की लाइन पर है, मतलब जैसे हम कहते हैं कि कांग्रेस इज मुस्लिम लीग एंड भाजपा इज कांग्रेस, ये एक हम आलोचना करते हैं उनकी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को हिंदुओं की पार्टी कहा गया था और मुस्लिम लीग को मुसलमानों की। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 2013 में वक्फ एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट हुई वो तो ओवरराइड करते हैं। जिहादी कांग्रेस से ओवरराइड कराता है। 14 में मोदी आते हैं और अमित शाह पिछले साल रिपोर्ट देते हैं कि जी 13 में ये कानून बना और इतने लाख प्रॉपर्टीज जो हैं जिहाद। एक्चुअली अच्छा, आप एक बात बताइए, भाजपा की नाक के नीचे ही वक्फ बोर्ड फला फूला है। 2013 में भी आप 35-36 साल के नहीं होंगे, आप होंगे 28-29 के, है ना? उस टाइम पे पूरी होश थी। तो 2013 में जब ये अमेंडमेंट हुई तो मीडिया ने कवर क्यों नहीं की? मीडिया ने कवर किया, कौन से चैनल? मीडिया ने कवर किया, लेकिन उस समय माहौल ऐसा ही था भाई जी, उस समय छिटपुट ना मीडिया भी था, नहीं था सोशल मीडिया उस लेवल पर नहीं था, उस लेवल पर नहीं था भाई जी, उस लेवल पर नहीं था सोशल मीडिया। ये उसके बाद की घटनाएं हैं। मैं कह रहा हूँ कि लेकिन आज वक्फ बोर्ड, मैं कह रहा हूँ कि 13 में नहीं, आज वक्फ बोर्ड पे इतने बड़े बड़े आंदोलन हो गए जब अमेंडमेंट की बात आई। भाई मैं भी तो कह रहा हूँ, अगलों ने जो काम घंटों में कराया है ना पार्लियामेंट में, हम दशक में नहीं करवा पाते। यही मैं समझाने की पैसा इकोसिस्टम नहीं, यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदुओं को चीजें जो दिखाई जाती है वो किसी परिप्रेक्ष्य में दिखाई जाती है, उनको जो चीजें दिखाई जाती है वो बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में दिखाई जाती है। भाई हिंदू सोता बहुत जल्दी है, सोता भी बहुत है और जागृत भी हिंदू ही है। अच्छा, एक लास्ट प्रश्न, जी। हिंदुओं को समझाइए कि दान दक्षिणा क्यों जरूरी है?
भाई जी ऐसा है कि अगले मतलब हम चारों कैटेगरीज को लेते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ठीक है, ईसाइयों के अपने अपने मतलब बड़े बड़े हॉस्टल, बड़े बड़े डेरे हैं, सॉरी, बड़े बड़े इनके डायोसिस हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बहुत बड़ी संख्या में इनके पास पेड वर्कर्स हैं, नन्स हैं, बिशप हैं, पास्टर हैं, जो कि दिन रात सुबह से शाम सदियों से कार्य कर रहे हैं। उनका एक ही काम है अपनी संख्या बल बढ़ाना और अपना वो प्रचार प्रसार करना। तो उनका अपना अंतर हुआ। फिर आगे सिखों के अपने डेरे, अपने अपने गुरुद्वारे, अपना SGPC, अपना अधिकार, उनके गुरुद्वारे अपने पास हैं, चाहे उस पर भी विसंगतियां आ चुकी हैं। फिर आगे मुसलमानों की अपने मरकज, अपना तंत्र, अपने हॉस्टल, अपनी फोर्स, अपनी मदरसे, एकजुट, ये सारी तीनों कम्युनिटीज। और हिंदुओं के पास, और हिंदुओं मैं सोचने लगा था बड़े मठ, बड़े बड़े मठ। नहीं, पहले तो देखो संगठित कौन है, तो संगठित तो बहुत ज्यादा नहीं लिया, थोड़ा सा आर्य समाज, थोड़ा सा संघ, थोड़ा सा सनातन समाज, थोड़ी सी छिटपुट कुछ और वाल्मीकि समाज। ठीक है, वो अपने इश्यूज के लिए, हिंदू इश्यूज के लिए नहीं है। नहीं ऐसा नहीं, अपने इश्यूज। हाजी, वो तो राजपूत भी करता है, वो तो ब्राह्मण भी करता है, वो तो हर कम्युनिटी करती है अपने लिए ना। हिंदू कॉज के लिए कोई भी अभी तक एक मतलब मेरे को कोई इकोसिस्टम नजर में नहीं आता है। उसका बड़ा कारण यह है कि हम दुनिया के सबसे अमीर धर्म होने के बावजूद दुनिया के सबसे गरीब इकोसिस्टम को लेकर एक छिटपुट लड़ाइयां लड़ रहे हैं और पतन की तरफ बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के 40 मंदिर हो गए, सरकार के कंट्रोल में, अरबों का रुपया है, वो कहाँ खर्च हो रहा है? वो टाइलों पे खर्च हो रहा है, वो रेन शेल्टर पे खर्च हो रहा है, वो किसी नेता के किसी NGO में खर्च हो रहा है, किसी ऐसे ही मतलब गैर धार्मिक कार्यक्रमों में। अगला अपना जिहाद अपने धार्मिक स्थल से उनका बाबा, उनका मौलवी, उनका पंडित, उनका महंत करोड़ों रुपए तो फंसाने के लिए वो लगा रहा है। हमारा बाबा क्या कह रहा है? हम सब अल्लाह के बच्चे हैं, मुसलमान बुरे नहीं हैं, ठीक है बेटा जी, बस राम राम करो। लेकिन जब वो आएंगे तो जो बाबा बैठा है ना बाजी, जो लग्जरी गाड़ी में बैठता है, जिसको कोई मतलब नहीं हिंदुओं से, जिसको स्त्री में अभी भी इंटरेस्ट है, ठीक है, जो कामनी कंचन में डूबा हुआ है, जो भोग विलास में डूबा हुआ है, जो कि गृहस्थ लोगों के नगरों के बीच में बैठा है, नगरों के बाहर बैठा है, उसको पैसा चाहिए, उसको प्रतिपल उसको ना डेरे के अंदर कुछ न कुछ लोग चाहिए, ग्रस्त चाहिए, पैसा चाहिए, वाह चाहिए, मेरे पे फूल चाहिए। वो आपको शिक्षा नहीं देगा, वो आपके बच्चों की रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद माया में खोया हुआ है। धर्म की लड़ाई तो वही लड़ पाएगा जिनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार नहीं होंगे। अच्छा, एक बात, जो बलिदान के लिए तैयार है। मुझे आपकी बहुत अच्छी बात आई, जो हमारा संत बाबा बेचारा हिंदू धर्म का प्रचार करने ही लगते हैं, कोई बड़ी बड़े मठों वाले आ जाते हैं कि नहीं 1-2% है, ये वो तो पूरे भारत में है, ये ऐसा 2-3% है, वो उनकी बॉडी पेश नहीं आ रही, लेकिन बड़ी ताकत से लगे हैं वो। सोचो कि हिमाचल प्रदेश के मठ में, मैं कह रहा हूँ ऊना के 2-3 डेरे ही अगर एक साथ हो जाएं तो हम हिमाचल को जिहाद मुक्त कर दें। लेकिन नहीं, उसके आसपास उन ट्रस्टों में, उन कमेटियों में कौन लोग हैं? भोगी लोग हैं, सेकुलर लोग हैं। अच्छा, आपने बोला यूरोप की हालात क्यों हो रही है? सेकुलर शब्द यूरोपियों ने दिया हमें। आज सेकुलर का कीड़ा जो है वो खा रहा है, यूरोप वालों को निगल रहा है, खा रहा है। एक बार हमारे नेता बोलते हैं ना कि हम इसको पेरिस बनाएंगे, पेरिस के हालात देखो क्या है। बहुत लंबा पॉडकास्ट हो गया हमारे। कितने मिनट हो गए? इतनी बातें नहीं बचा 38 मिनट हो गए, कुछ नहीं, पॉडकास्ट तो 1.5 घंटे चलता है। 38 मिनट वो देखता भी नहीं है, बड़े हमारे क्रांतिकारी दर्शक हैं। देखो, जिसको थोड़ा देखना है वो थोड़ा देखे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, वो कर देंगे मसला। हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि हम लंबा पॉडकास्ट ना करें। भाई जी, समय ही लंबे पॉडकास्ट का है। ये छिटपुट छोटे उससे ना कांसेप्ट क्लियर भी नहीं होते। अभी जो हमारा पॉडकास्ट हुआ है ना, इसमें हमने कम से कम तो 10-15 मुद्दे कवर कर दिए हैं, और मुझे लगता है ये 10-15 मुद्दे भी हमारे दर्शकों को समझने के लिए 10-15 दिन लगेंगे। देखिए, अगर वो पूरा पॉडकास्ट देख लेंगे। मठ मंदिरों को उतना ही धन दीजिए। अगर आप मठ मंदिर में धन भी देते हैं तो भैया हमारा धन लग रहा है भंडारों में, भागवतों में और धर्मशालाओं में, बिल्डिंग्स में, सरिया, सीमेंट, बजरी, ये जड़ चीजें हैं, जड़ चीजें। जड़ से क्रांति नहीं आएगी। चेतन में इन्वेस्ट करिए। जो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे बंदे, उनमें इन्वेस्ट करिए, उनको सशक्त करिए, उनको स्पेस दीजिए। क्या किसी भी मठ मंदिर के अंदर एक कमरा मिल जाएगा सनातनियों को? एक कमरा, मैंने बोलना नहीं चाहता, मैंने कईयों से बोला, क्या किसी मठ मंदिर में एक कमरा मिल जाए?
4-5 लोगों को भोजन मिल जाए जो सिर्फ यही कार्य करते हैं, सनातन का कार्य करते हैं, जागरण का कार्य करते हैं, तो ये बड़ा टफ है बाजी। हिंदू समाज जो है वो लोभी है। मैं आपको अंत में बताना चाहता हूं कि आप अपने आसपास देखिए कि आपके मंदिरों की कमेटियां कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रही हैं कोर्टों में कि नहीं लड़ रही हैं। फिर पता करिए कि गुरुद्वारे के कितने हैं, मस्जिद के कितने हैं, चर्च के कितने हैं। हिंदू को बोध नहीं है, क्योंकि हिंदू एक इतना विराट धर्म है, इतना विशाल वट वृक्ष है कि कोई बाजी कोई भक्ति सिखा रहा है, कोई कुछ सिखा रहा है, कोई कुछ सिखा रहा है, कोई कुछ सिखा रहा है, लेकिन एक नहीं हो रहा। वो जो एक करने वाला जो अमला है, जो दस्ता है, वो यहाँ बैठा हुआ है। ऐसे लोग हैं वो आनंदवर्धन शर्मा जैसे, गोपालपुर कमल गौतम भाई जैसे। नहीं तो वो लोग नहीं कहते, बहुत से लोग हैं जो करना चाहते हैं। हमारे आसपास ही है, ठीक है, जहाँ हम बैठे हैं। लेकिन बाबा गद्दी छोड़े तो चलिए, बाबा गद्दियों के ऊपर जब गैर धार्मिक और सेकुलर लोग बैठे रहेंगे, जिनके अंदर ना तो शत्रु बोध है, ना स्वयं बोध है, ना धर्म का बोध है, ना उनका इन 5 विकारों के ऊपर कंट्रोल है, भोगी योगी के वेश में आ जाएगा तो बेड़ा गर्क है। हमें योगी चाहिए भाई, योगी को बोलो जल्दी आए। योगी आगे बहुत हाँ, भाजपा वाले भी है, संघ वाले भी है। चलिए योगी बाबा को लाइए भाई। नहीं, वो तो आएंगे, वो तो कुछ समय का विधान है। चलिए, मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा, कृपया इस पॉडकास्ट को अंत तक अगर आपने देखा है तो इसे शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है कि जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच पाए, मैं उस आवाज़ को पहुँचाऊँ। हमने अपना ये नहीं कहेंगे कि हमारा बहुत नुकसान हुआ है, परंतु इन कार्यों के कारण हमारे समाज में बहुत ऐसे योद्धा हैं जो बेचारे अपना सब कुछ बर्बाद करके बैठे हैं। हम लोगों पर तंत्र मंत्र सब प्रकार से प्रहार किए जाते हैं, और उसका एक ही इलाज है, अगर आप हम लोगों को किसी भी प्रकार से सपोर्ट कर पाएँ। रवि भाई जी ने अभी एक बहुत अच्छा आइडिया दिया था, क्या हमें मंदिरों में, मठों में एक कमरा ऐसा मिल सकता है जहाँ पे अगर हमारे कोई क्रांतिकारी भाई जाएं, उन्हें 2 टाइम का खाना मिल जाए और रहने के लिए जगह मिल जाए। तो इस पे हम अवश्य कार्य करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय श्री